वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 आज का टॉपिक है बच्चे आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें सबसे पहले आइसोलेटेड सिस्टम की जो है वो देखिए मैंने हाईलाइट की हुई है। डेफिनेशन है, आइसोलेटेड सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज ऑन व्हिच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। दो ऐसी बॉडी जो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो उस पर एक्ट ना करे। ये लॉ क्या है, तो मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू मोर देन इंटरैक्टिंग बॉडीज रिमेन कांस्टेंट, यानी दो इंटरैक्टिंग बॉडीज पे जो मोमेंटम लग रहा है वो कांस्टेंट रहेगा, उस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसकी एग्जांपल दी हुई है, उनका दो बॉडीज है, उसका मास m1 है और m2, ठीक है। फर्स्ट उनकी जो वेलोसिटी है वो u1 एंड u2 से जो है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। इनिशियल मोमेंटम m1 u1, फाइनल मोमेंटम m2 u2। ये बिफोर कोलिजन, यानी जब वो आपस में कोलिजन नहीं कर रही, लेकिन आफ्टर सम टाइम m1 ने m2 को हिट किया कुछ फोर्स के साथ, जिससे उसकी वेलोसिटी v1 और v2 में चेंज हो गई है, ठीक है। यानी फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएगा, m1 v1 और फाइनल मोमेंटम ऑफ मास 2 m2 v2। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को ये वाली और ये सेकंड इक्वेशन, तो हमारे पास आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, यानी दोनों का जो मोमेंटम रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ये द इक्वेशन शोज दैट मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन मीन द सेम विच इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, ठीक है। यानी उसका जो आपसे बताया गया कि उसका जो मोमेंटम था बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन सेम रहा। ये नेक्स्ट जो है वो एक एग्जांपल दी गई है गन की, और ये जो है आप पढ़ लीजिएगा। अगर उसमें कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक इसमें भी सेम वही चीज़ बताई गई है जैसे आपको पीछे ये मैथ्स का बताया गया है, उसी तरह इसमें भी बताया गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई किसी पॉइंट की समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास फिज़िक्स बच्चे आपकी बुक है, ठीक है। फिज़िक्स की टॉपिक है आज आपका सर्कुलर मोशन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। एक ऑब्जेक्ट जो एक सर्कल में मूव करेगा उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। एग्जांपल जैसे यहाँ पे आपके दी हुई है मोशन ऑफ मूविंग अराउंड द अर्थ, अर्थ के गिर्द मूव की मोशन और सूरज के गिर्द जो अर्थ की मोशन है वो एक सर्कुलर मोशन है। आगे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है उसकी डेफिनेशन ये लिखी है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज फोर्स दैट कीप अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। एक ऐसी फोर्स जो एक बॉडी को एक सर्कल में मूव करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। सर्कल में एक बॉडी मूव कर रही है, इसके लिए हमें जो फोर्स चाहिए उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो ये आपको दी गई है, मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी मून जो है वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। कौन सी फोर्स है जो उसको उसको रिवॉल्व करवा रही है, वो है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब हमने जैसे आपने देखा है लेट अ बॉडी मास m, एक बॉडी का m मास है, v उसकी स्पीड है, रेडियस सर्कल का क्या है r। अब एफ सी का मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स ए सी का मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है v स्क्वायर ओवर r, यानी उसकी स्पीड का स्क्वायर ओवर रेडियस, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, F इज इक्वल टू एम ए, और अगर हम F इज इक्वल टू एम ए को सामने रखें तो हमारे पास आ जाएगा ए हमारे पास क्या था v स्क्वायर ओवर r, तो एक ही जगह हमने वो वैल्यू पुट की तो हमारे पास m v स्क्वायर ओवर r जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स का आ गया हमारे पास फॉर्मूला, ये m स्क्वायर ओवर r, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखा हुआ है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन था कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, ठीक है। कि अगर कोई एक फोर्स लगती है तो उसके रिएक्शन में दूसरी फोर्स भी लगती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के रिएक्शन में जो फोर्स लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में उसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे ये डायग्राम में आपको पता लग रहा है, ठीक है। ये फोर्स कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर ये मून है तो मून अर्थ पे अपनी सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है, तो अर्थ जो रिएक्शन में फोर्स लगाएगी वो क्या हो जाएगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ये आपने इतना जो है हाईलाइट करके याद कर लेना। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर विल बी फाइन। 9th क्लास फिज़िक्स बच्चे
फिजिक्स की बुक है, चैप्टर नंबर जो है वो आपका 3 चल रहा है, ठीक है। लास्ट टॉपिक आपका ये एग्जांपल्स हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की, ठीक है। फर्स्ट है बैंकिंग ऑफ फ्लूइड, सेकंड है वॉशिंग मशीन, ड्रायर, एंड थर्ड है क्रीम सेपरेटर। ये तीनों जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के जो कानून है, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स का किस तरह एक्ट करती है, सेम उसी पे ये जो है वर्क करते हैं। बैंकिंग ऑफ फ्लूइड्स क्या है, व्हेन अ कार टेक्स अ टर्न सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू कीप इट इन द सर्कल, ठीक है। जब एक कार जो है वो टर्न करती है, ठीक है, तो उसको टर्न करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो चाहिए होती है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगा, टायर एंड द रोड प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी बस का जो टायर है वो मूव कर रहा है रोड पे, ठीक है। तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया करेगी, ठीक है। सेकंड आपकी एग्जांपल आ जाती है वॉशिंग मशीन, ड्रायर। द ड्रायर ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज बास्केट स्पिनर, ठीक है, बास्केट की तरह होता है, ठीक है। जब उसमें कपड़े डाले जाते हैं वो क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है। द लिड ऑफ द सिलेंड्रिकल कंटेनर इज क्लोज, कपड़े डालने के बाद हम उसका ढक्कन जो है उसके ऊपर दे देते हैं। व्हेन इट स्पिन एट हाई स्पीड, जब ये बहुत तेज जो है वो मूव करेगा, स्पिनर करेगा, द वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ इज फोर्स्ड आउट थ्रू दीज होल्स, उसके अंदर होल्स होते हैं, ठीक है। तो गीले कपड़ों में से जो पानी है वो फोर्स हो जाएगा जब वो, द वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ इज फोर्स्ड आउट थ्रू दीज होल्स, उसके अंदर होल्स होते हैं, ठीक है। तो गीले कपड़ों में से जो पानी है वो फोर्स हो जाएगा जब वो मूव करेगा, फोर्स जो उस पर लगेगी उसकी वजह से जो गीले कपड़ों का पानी है उस होल से बाहर निकल जाएगा और हमारे जो कपड़े जो हैं वो ड्राई हो जाएंगे। थर्ड वन है आपका क्रीम सेपरेटर। क्रीम सेपरेटर क्या है, क्रीम बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है। सेपरेटर इज़ अ हाई स्पीड स्पिनर, बहुत ज़्यादा स्पीड से इट एक्ट ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल मशीन, दस बाउल स्पिन एट वेरी हाई स्पीड। ये है आपका क्रीम सेपरेटर, ठीक है। इसमें क्या होता है जी, क्रीम और बटर मिल्क जो है इसमें डाला जाता है, ठीक है। आउटवर्ड द बाउल पुशिंग द लाइटर कंटेंट इन टूवर्ड्स द स्पिंगिंग एक्सिस, जो लाइटर मतलब उसका आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो मिल्क के लाइटर कंपोनेंट्स है वो सेंटर की तरफ जाएंगे। फिर क्या होगा, देयरफॉर skimmed milk which is denser than cream is collected at the outer wall। स्किम्ड मिल्क यानी जो हैवी मिल्क होगा जिसके कंटेंट ज़्यादा होंगे, एक तो क्रीम बनती जाएगी, जैसे जैसे क्रीम बनती जाएगी वो दरमियान में इकट्ठी होती जाएगी, और जो बाकी कंटेंट होंगे वो मिल्क के वो साइड पे। द लाइटर पार्ट यानी जो क्रीम होगी पुश्ड टुवर्ड द सेंटर फ्रॉम वेयर इट इज़ कलेक्टेड थ्रू अ पाइप, एक पाइप के थ्रू जो है वो क्या होगा, बाहर निकलती जाएगी क्रीम, और जो डेंसर पार्ट होंगे मिल्क के वो साइड पे होंगे, ठीक है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।